नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सब के बारे में हम समग्र रूप से बात करेंगे, होलिस्टिक वे में बात करते हैं। ये आप सब लोगों को पता है। और ये हमारा केवल करंट अफेयर नहीं होता है, उससे जुड़े जितने भी सब टॉपिक होते हैं उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। ये न्यूज आप सबने सुनी होगी कि एक इंडियन है जिनका नाम है ऋषि राजपूत। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनने ओल्ड जो पन्नी कोड है उसको 2500 पुरानी एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है। इससे पहले इस प्रॉब्लम को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता था। तो ये हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण न्यूज है। हमको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल ये पढ़ना है कि पढ़नी कोड क्या है और किसके विषय में बात करता है, और इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक हैं उससे संबंधित बात क्या होगी। ठीक है। पढ़नी के द्वारा हम मेटा रूल इवेंट करते थे। मान लो किसी अगर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है, जैसे इंग्लिश में भी है, कई बार हम देखते हैं कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे संस्कृत की बात हो रही है। पढ़नी कोड क्या है? संस्कृत है। पढ़नी व्यक्ति थे, ये संस्कृत की ग्रामर को इनने सॉल्व आउट किया, उसके बारे में इनने पुस्तक लिखी, उसके बारे में इनने बहुत सारे रूल लिखे ताकि हम संस्कृत को अच्छे से पढ़ सकें, उसको स्पोकन कर सकें और उसको लिख सकें। इसके बारे में इनने बात की। ठीक है। तो आपके दिमाग में एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पढ़नी कोट संस्कृत की ग्रामर के बारे में बात करता है। मान लो किसी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है और इस पे दो इक्वल स्ट्रेंथ के इक्वल पावर है, टू रूल लगते हैं, और उसके द्वारा उस ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों रूल क्या है? इक्वल पावर के हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। तो ये समस्या पहले बनी हुई थी। इस समस्या को ऋषि राजपूत जी ने सॉल्व किया है, काफी महत्वपूर्ण बात है। न्यू रिसर्च में हमें सामने आया है, इससे पहले जो पुरानी रिसर्च थी उसके द्वारा हम संस्कृत की ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आते थे, क्योंकि दो इक्वल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करते थे पंडित जी। उन्होंने एक पजल दी थी, इसके बारे में इन्होंने ऋषि राजपूत जी ने सॉल्व किया है। तो आपको केवल इस बात को ध्यान रखा है कि पढ़नी कोड क्या है, किससे संबंधित है, इसके अलावा यूपीएससी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है? राइट साइड ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ड। ठीक है। अब इसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है। मतलब कोई भी संस्कृत का वर्ड है वो राइट साइड का लेफ्ट साइड के वर्ड से उसका हम क्या कर देंगे? कंजक्शन कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे, तो हमारा पन्नी कोड क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती थी संस्कृत में तो वो समस्या दूर होगी। ठीक है। अब ये क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस हमको क्या देखने को मिलेंगे? हमको संस्कृत की जो स्टडी है उसको आसान हो जाएगी। संस्कृत के द्वारा, संस्कृत ग्रामर के द्वारा हम कंप्यूटर को टॉट कर पाएंगे, और इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को कंप्यूटर को और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। तो इससे हमारी कई समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है। इस बात को केवल ध्यान रखेंगे। पढ़नी के बारे में हम जान लेते हैं। पढ़नी क्या थे? पढ़नी ने एक उनका जो कलेक्शन था उसको बोलते थे अष्टध्यायी, तो इसको भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। पढ़नी संस्कृत क्या थे? ग्रामर के बारे में बात करते थे, कॉम्प्रेसिव और साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बात करते थे, जिसमें फिनोटेक्स होते थे, फोनोलॉजी होते थे और मॉर्फोलॉजी होते थे। ठीक है। और इन लैंग्वेज को डिकोड किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फर्नी ग्रामर को कभी कभी उन्होंने अष्टध्यायी भी बोलते थे, जिसको अष्टका भी बोलते थे। छठवीं 5वीं बीसी में इनने एक 400 सूत्रा, 400 नहीं 4000 सूत्रा को एक्सपीरियंस किया, जिसके पीछे संस्कृत एक्सप्लेंस के पीछे क्या था? साइंस था। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अष्टध्यायी क्या है या अष्टका क्या है, तो आपसे यूपीएससी या स्टेट सर्विस में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसके द्वारा जो ग्रामेटिकल करेक्ट वर्ड और सेंटेंस को हम आसानी से लिख सकते हैं। और ये ट्यूरिंग मशीन है जो कंप्यूटर आधारित काम कर सकती है, एलन एम ट्यूरिंग
के द्वारा, जो एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन की बात की जाती है, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर पाएंगे और आसानी से हम कंप्यूटर को एडवांस लेवल पे ले जा पाएंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी क्या है? एंसिलरी टैक्स है, जिसमें आपको सेवा सूत्रा देखने को मिलेंगे, फोनोमैक्स, स्पेशल ऑर्डर है फोनोमैक्स का, और धातु पट्टा आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बरवल की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और गाना पट्टा आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नाउन की आपको वेरियस सेट आपको देखने को मिलेंगे। और लिग्ना लिग्नू सासाना में आपको डिसेंडिंग जेंडर आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि ये शब्द हाल ही में चर्चित थे, किससे संबंधित है, तो आप इसको आसानी से बता देंगे। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का न्यूक्लियर जो कैपेबल मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल है उसका सक्सेसफुली क्या किया है, मतलब कि टेस्ट किया है। और अभी हमारा चाइना और भारत के मध्य हमें तवांग रीजन में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। हमेशा अक्सर चाइना इस बात को बार बार इस प्रक्रिया को दोहराता रहता है, चाइना की वजह डिस्प्यूट लगातार करता रहता है। इसको हमने कल के परसों के लेक्चर में पढ़ा डिटेल में। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है एपीजे जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, जो हमको कोस्ट ऑफ उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उसके माध्यम से हमने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट किया है। एसएफसी क्या है कि ट्राई सर्विस फॉर्मेशन है, ये मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, किसको, जो स्ट्रेटजी एस्टेट रहती हैं उनको मैनेज करते हैं, और ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में हमारे पास 2 काउंसलिंग होती हैं, एक काउंसलिंग पॉलिटिकल होती है जिसको हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और दूसरी जो अनदर एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग होती है जिसको हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो वर्तमान में अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल एडवांस सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है, और इसको डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप किया 1982 में। और इसके अंतर्गत हमको 5 मिसाइल देखने को मिलेंगी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अग्नि 5 में हमको 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपकी ये मिसाइल है तो इसमें 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे, तीनों स्टेज क्या है, सॉलिड स्टेज है। ठीक है, अग्नि 5 के द्वारा हम 5000 प्लस तक की किलोमीटर की दूरी को हम ब्लास्ट कर सकते हैं, वो हमारे टारगेट के रीजन में है। अगर हमने अग्नि 5 के द्वारा हम चाइना का जो पूरा रीजन है वो हमारे कैप्चर में आ जाएगा और हम चाइना को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, वैसा होगा नहीं। और के रेंज की जो मिसाइल है जिसको हम K4 बोलते हैं, उसकी जो मरीन सबमरीन जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसकी जो किलोमीटर 3500 किलोमीटर के आसपास हम क्या कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। अब इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड हो गया। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि हम आकाश से भी, जमीन से भी और समुद्र से भी मिसाइल को आसानी से कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। अब इंडिया ने, आपको पता है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखी है कि हम किसी के ऊपर पहले न्यूक्लियर मिसाइल, मतलब न्यूक्लियर कोई भी बॉम्ब का, न्यूक्लियर मिसाइल का अपनी तरफ से, पहली तरफ से हम क्या नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। और जिनके पास नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं, जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास तो हम न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है, जो हमारे जो सिस्टम है, उनका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-83 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, और जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से काम करके हमने 5 मिसाइलों को डेवलप किया, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल है, आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, नाग आपको 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरकेट एंटी टैंक मिसाइल है, त्रिशूल आपको शॉर्ट रेंज लो लेवल की मिसाइल देखने को मिलेगी, और अग्नि आपको इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपको इस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे आपको प्रहार मिसाइल देखने को मिलेगी, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगी, पृथ्वी 3 देखने
2 देखने को मिलेगी और अग्नि फर्स्ट आपको देखने को मिलेगी, और आपको निर्भया क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। इन पांचों मिसाइलों के द्वारा हम केवल इस यहां तक जा सकते हैं, जैसे 1 के द्वारा हम यहां तक जाएंगे, 2 के द्वारा यहां तक, 3 के, 4 के, 5 की केवल हमारी रेंज केवल यहां तक थी। लेकिन जब से हमने अग्नि 5 तक गए हैं तो हमारी कैपेबिलिटी देखो पूरे चाइना रीजन तक पहुंच गई है। जैसे आप 9 नंबर पे देखेंगे तो अग्नि 5 मिसाइल है, अब यहां तक इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारी जो न्यूक्लियर जो डिटरेंस है वो आसानी से हो गई है, हम इसको आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, डायग्राम को केवल याद रखेंगे, इसके माध्यम से आपको सारी चीजें याद रहेंगी। चलिए, अब जो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है इंडिया ने अपना रखी है, चाइना ने अपना रखी है, नॉर्थ कोरिया ने और यूएसएसआर ने अपना रखी है। ठीक है, जिससे पहले यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन इंडिया पहला देश नहीं है जिसने न्यू फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई है। पहला देश कौन है? चाइना है। चाइना के द्वारा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई गई थी। और जिनके पास नो फर्स्ट यूज नहीं है वो कौन से देश है आपको पता होगा, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, यूएसए, रसिया, यूके, इजराइल और फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। गला खराब है थोड़ा आज। अब न्यूक्लियर रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ पॉलिटिकल रीजन ने, राजनाथ सिंह ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमको नो फर्स्ट यूज क्यों अपना रखा है, हमको इसको हटाना चाहिए। तो न्यू दिल्ली ने पोजीशन तो यह है कि हमको कोई भी न्यूक्लियर, कोई भी सिस्टम है, कोई भी स्ट्राइक है, न्यूक्लियर स्ट्राइक हम पहले अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम उसको क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम उसको क्या करेंगे? मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम ये आपको कमिट नहीं करते हैं कि हम पहले नहीं करेंगे, हम पहले कर भी सकते हैं। तो पाकिस्तान लापरवाह देश है, कर भी सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन न्यू न्यूक्लियर ऑप्शन में आया कि आपको इस कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज होना चाहिए, और अंडरपिन डिटरमिनेंस अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट के द्वारा आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब न्यूक्लियर फर्स्ट नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के पॉजिटिव हमको क्या देखने को मिलते हैं? जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने अगर कहा कि हम पहले न्यूक्लियर का उपयोग नहीं करेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो हमारे पर जो विश्व में हमारे पास जो न्यूक्लियर सिस्टम है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है विश्व में, हम जिम्मेदार देश के रूप में गिने जाते हैं। पाकिस्तान गैर जिम्मेदार देश है, उसने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं अपनाई है। तो कई सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? नमामि गंगे प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया है टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत। जो अभी हमारी जो यूएन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 हो रही है मॉन्ट्रियल में, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आ सकता है प्रश्न यहाँ से, और इससे आपको बेसिक पढ़ने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम को यूनाइटेड नेशन डेकेड टू इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यूएन डेकेड 2021 के तहत सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, इस जो हमारा जो यूएन का जो प्रोग्राम है यूएन डेकेड, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? यूनाइटेड नेशन क्या करता है? बैकिंग करता है कि आपको क्या करना चाहिए? आइडेंटिफेबल जियोग्राफिकल होना चाहिए। अगर आपने कोई नॉमिनेशन किया है उसको सक्सेसफुली होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आपके डॉक्यूमेंट में उसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड इकोलॉजी होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और गोल होना चाहिए। तभी हम आपको यूएन डायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, तभी हम आपको यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम में आपको किसी प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इन एनी कंट्री ऑफ रीजन। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने इकोसिस्टम को जो हमारा डिग्रेड हो रहा है उसको हमने इंप्रूवमेंट करने की दिशा में कितने प्रयास किए, बस इतनी सी बात है, आप ध्यान रखेंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम को 2014 में सरकार के द्वारा चलाया गया। 3 ऑब्जेक्टिव थे। इफेक्टिव हमको क्या करना है? काम करना है, पॉल्यूशन कंजर्वेशन और रिजनरेशन हमको करना है नेशनल रिवर गंगा का। ठीक है, इस बात को आप केवल ध्यान रखेंगे।
दूसरा नमामि गंगे प्रोग्राम, जैसे हमने पता कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, कंजर्व करना है, रिजनरेट करना है गंगा को। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लेके आए। और 2019 में हमने दो डिपार्टमेंट को मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को मिलाकर हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया। और 400 मिलियन की गवर्नमेंट की सहायता से और वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंट से हमने एक नया प्रोग्राम बनाया, रिवर गंगा कंजर्वेशन मिशन, ताकि हम गंगा को आसानी से कंजर्व कर सकें, जो हमारा नेशनल रिवर है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो यूएन डिकेड है, आपको पता ही है, यूएन डिकेड ग्लोबल मूवमेंट है, जिसमें दो एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिलता है। पहली एजेंसी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका केवल मतलब है जो हमारी जो एम है, जो हमारा जो इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हुआ है इकोसिस्टम का, उसको रिस्टोर करना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 का एजेंडा, उसके बारे में काम कर रहा, ताकि आसानी से हम अपने गोल को आसानी से उपलब्ध कर पाए। इसमें 10 पैरामीटर हमको देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मूवमेंट है, फाइनेंस रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, राइट इंसेंटिव मिल जाएंगे, इंक्रीज टेक्निकल कैपेसिटी मिल जाएगी, लीडरशिप मिल जाएगी, शिफ्ट बिहेवियर मिल जाएगा, सेलिब्रेट कल्चर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगा, और बिल्ड कैपेसिटी मिल जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब नमामि गंगे प्रोग्राम को फंड मिल जाएगा, एक्सपर्टी मिल जाएगी, और भी बहुत सारे काम मिल जाएंगे। तो इस बात को केवल आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारी यूएन बायोडाइवर्सिटी की जो अभी COP15 की मीटिंग चल रही है, वो मॉन्ट्रियल में कनाडा का शहर है, यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आपको क्यूबेक है, ओटावा है, टोरंटो है। ये कौन सी लेक है, इनको ग्रेट लेक बोलते हैं, इनसे कौन कौन सी लेक शामिल है, ये हमको कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, चलो अब कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। रियो अर्थ समिट 1992 में हुई, जिसमें से हमको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लेके आए, हमने कार्टागेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल लेके आए, नगोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल लेके आए, और आईची टारगेट लेके आए। इनको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। कार्टागेना का मतलब है कि हम बायोसेफ्टी मतलब जैव सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। 2000 में आया, लीगली बाइंडिंग है, और भारत भी इसका क्या है, भारत ने भी इसको रेक्टिफाई किया है। बायोसेफ्टी मेजर के बारे में बात करता है, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा कोई गलत प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा हमारी बायोडाइवर्सिटी में, तो उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो उसको याद रखिएगा। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, और इसमें एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, मतलब कि जो भी जेनेटिक रिसोर्स हैं उनका इक्विटेबल क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, चाहे वो अल्प विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे वो विकसित देश हो, उनके मध्य क्या होना चाहिए, इक्विटेबल शेयरिंग की ये बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसके बारे में सुनवाई हुई, जजमेंट आया कि किसी सिविल सर्वेंट को अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत अगर उनको कन्विक्ट करना है, तो एविडेंस ऑफ डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब की प्रूफ होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। सेक्शन 7 ये कहता है कि पनिशमेंट देते हैं कि अगर आपने इलीगल क्या लिया हो, रिनोवेशन लिया हो किसी शासकीय काम करने के लिए, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है। सेक्शन 13 ये कहता है कि मिसकंडक्ट को पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या किया गया है, क्रिमिनल डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जब आप डीएम बन जाओगे तो आप मिसकंडक्ट नहीं कर सकते। और इसको 2018 में अमेंडमेंट किया गया, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के लाइन पे इसको अमेंडमेंट किया गया। इसकी कुछ फीचर्स हैं किसकी, इस एक्ट की, कि ब्राइब जो टर्म है अनड्यू एडवांटेज है, आपने ग्रेटिफिकेशन किया है, आपको जो सैलरी मिलती है उसके अलावा आपने शासकीय कार्य करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया है, जिसको टेबल के नीचे से शुल्क भी कभी कभार बोल भी देते हैं। ठीक है, ब्राइब क्या है, ऑफेंस है। अब अगर आप
किसी को ब्राइब देते हैं तो ये क्या है, ये भी अपराध है। लेकिन वो अपराध नहीं होगा जब आपको फोर्सफुली ब्राइब देने के लिए बोला गया कि भाई साहब आईफोन लेके आओ, ठीक है। अगर आपने कोई करप्शन का केस है तो 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्टेड करना पड़ेगा, और इन ट्रायल को आपको 2 ईयर के अंदर स्पेशल जज के द्वारा, इस स्पेशल कोर्ट के द्वारा इनको खत्म करना पड़ेगा। और अगर ये डिले होता है तो 4 साल से ज्यादा ये डिले नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन प्रोब को कंटिन्यू नहीं कर सकता, चालू नहीं कर सकता, रिलेवेंट अथॉरिटी की अनुशंसा या अनुमति ना दे दें, तब तक ये जो करप्शन का केस है इस पे नहीं कर सकता। इसी पे क्या करते हैं आलोचक, आलोचना करते हैं कि सरकार जो करप्ट ब्यूरोक्रेट है उनको क्या देते हैं, संरक्षण देते हैं, कभी वो प्रोब की अनुमति देंगे नहीं अगर उनके फेवर में काम करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। दूसरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड चर्चा में है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल को चेयर करेंगे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। अगर पीस कीपर के विरुद्ध आपने क्या किया, क्राइम किया, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल बिल है ये, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन 2589 है उसके बिहाफ पे इसको लाया गया। और इसमें क्या करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट नेशनल पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम करता है तो आप इसके बारे में उसकी जिम्मेदारी तय होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बस आपसे पूछा जा सकता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड क्या है, किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं पीस कीपर के अगेंस्ट अगर किसी ने क्राइम किया है। तो इस रेजोल्यूशन को भी आप याद रखिए, 2589 किससे संबंधित, तो आप बता देंगे, ठीक है। दूसरा असोला भट्टी सेंचुरी चर्चा में है दिल्ली में। दिल्ली हरियाणा, मेनली दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे आपको ये देखने को मिलेगी। दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तय किया है कि अगर आपको असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना है तो इलेक्ट्रिक और गोल्फ कार्ट के माध्यम से आप जा सकते हैं, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम लेवल पे आप देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको नॉर्थन जो साउदर्न दिल्ली रिज है, अरावली हिल्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे देखने को मिलेगी, साउथर्न दिल्ली में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी चर्चा में है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी चर्चा में क्यों है, अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि दिल्ली में एसिड अटैक किया गया महिला, मतलब की गर्ल के ऊपर, तो उस एसिड को फ्लिपकार्ट के द्वारा मंगाया गया था। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक्सप्लेन मांगा है ई कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट से कि सेल ऑफ, आप एसिड की सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये जो घटना हुई थी गर्ल पे द्वारका में हमको देखने को मिली दिल्ली में। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी है, 2020 में इसको स्टेब्लिश किया गया अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत काम करती है। इसमें एक हमको चीफ कमिश्नर देखने को मिलेंगे, ओनली 2 अदर हमको कमिश्नर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सर्विस से रिलेटेड क्या करते हैं, आपकी कंप्लेंट को तय करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो विंग है इसकी, उसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी पावर रहती है कि आप किसी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है। तो आपके पास आप डीएम बन जाओगे तो आपके पास पावर रहेगी कि आप किसी कंप्लेंट को आसानी से टैकल कर सकें, ठीक है। तो डीएम के पास कितनी कितनी पावर रहती है 10 लाख तक की पेनल्टी दे सकते हैं, 2 साल तक की सजा हो सकती है, और पेनल्टी में गो अप टू 50 लाख तक की हो सकती है अगर आपने क्राइम उसको बार बार दोहराया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन ने रेड लिस्ट को अपडेट किया है। तो रेड लिस्ट में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, एडिक्वेट डेटा में आपको लिस्ट कंसर्न, नियर थर्टन और वनरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर, ये आपको थर्टन कैटेगरी में 3 चीजें देखने को मिलेगी। फिर एक्सटेंटेड इन द वाइल्ड और एक्सटेंटेड आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको नॉट एवेल्यूटेड और डेटा डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी अगर किसी के बारे में कोई डेटा नहीं है। तो रेड लिस्ट में कहाँ है, जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है COP15 कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, तो उसमें अपडेट किया गया। IUCN रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक को 1964 में फाउंड किया गया, उसके माध्यम से हमने
जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्शन के बारे में कंजर्व की दिशा में हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इस प्रकार की हमको ब्रीडिंग देकर। ठीक है, दूसरा सॉरी, कौन कौन को अपडेट किया गया, व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके व्हाइट चिक्स हैं, गाल हैं इसके व्हाइट। इसका स्टेटस हमको इंडेंजर देखने को मिलेगा, ये हमको केवल और केवल वेस्टर्न घाट कर्नाटका में एंडेमिक है, वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका थ्रेट हमको देखने को मिलेगा अरेका नट, कॉफी प्लांटेशन, पॉल्यूशन और इन्वेसिव स्पीसीज के द्वारा इसको थ्रेट हमको देखने को मिलता है। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क आपको देखने को मिलेगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वल्नरेबल कैटेगरी है इसका आईयूसीएन स्टेटस में, और हमको केवल अंडमान सी में देखने को मिलेगी, एंडेमिक टू इंडिया है। ठीक है, और थर्ड इसका है फिशिंग प्रेशर। ठीक है, येलो हिमालय फिटिलरी प्लांट हमको देखने को मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, वल्नरेबल स्टेटस है, मोस्ट स्पायरिंग फ्लोरिंग प्लांट है, लिली फैमिली से आता है, हिमालय रीजन को मोस्टली हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भूटान, हिमालय रीजन में कौन कौन आता है, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसमें हमको ट्रेड डिस्गाइज देखने को मिलेगा, न्यू नेम से ट्रेड होता है, जिसको जंगली लहसुन बोलते हैं, इसके माध्यम से इसको ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा, अभी फीफा का वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, वहां पे जो यूएस स्पोर्ट राइटर थे जिनका नाम था ग्रांट विल, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका थ्रोटिक एरोटिक एनोरसम जो डिसीज है उसके माध्यम से इसको इनकी मृत्यु होगी, इनकी डेथ होगी, ऐसा ऑटोपैसी में फाउंड किया गया, मतलब जो इनकी जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें फाउंड किया गया। ठीक है, इस डिसीज में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो वीक हो जाती है, और अक्सर ही क्या होता है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति ये है, इसकी बेसल से है, मतलब आपकी जो अरोटा है वो, इसको अरोटा बोलते हैं कभी कभी, और अरोटा क्या करता है, आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल को कैरी करता है और आपकी पूरी बॉडी के अदर पार्ट में उसको ट्रांसफर करने का प्रयास करता है। तो अरोटा नॉर्मल तो ये है, अब आपकी बेसल्स क्या हो गई, वीक हो गई, तो अरोटा उस बेसल्स की मात्रा आपको उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा आपको पतली देखने को मिलेगा, तो बैलून टाइप नुमा देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस मतलब एक टाइम में फट भी सकता है, तो इस बात को आप देखेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अरोटा मैंने बता दिया, ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसको कैरी करता है, अदर पार्ट की बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चर्चा में है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया, इसको फंड दिया गया 1538.32 करोड़ रुपए का, स्टेट और ईटी को रिलीज किया गया। इसके माध्यम से जो हमारे एस्पायरल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब स्टेट और सेंटर का शेयर रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के तहत इंप्लीमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत और स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और इसमें सोशल ऑडिटिंग होती है, उनको डिजिटल रूप से सशक्त किया जाता है, एम्पावर किया जाता है, और उनको पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड जनरेशन के माध्यम से हम इन एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को तय करते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट को तय करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा, अटल बायो अभ्योदय योजना चर्चा में है, डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा रन होती सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब टोटली फंड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाती है, सीनियर सिटीजन के लिए शेल्टर दिया जाता है, फूड दिया जाता है, मेडिकल केयर दी जाती है, इंटरटेनमेंट दिया जाता है, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को दी जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ है, 1990 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो रही है, तो जो सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसको अब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, सोशल जो सिक्योरिटी है उसको पूरा करने का दायित्व सरकार के पास है। ठीक है, क्योंकि लोग तो अब अपने माता पिताओं के साथ मतलब कि या विदेशों में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। ठीक है, मतलब कि जो जब से एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं, तो इस बात को केवल इतना ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन कौन एजेंसी है, स्टेट, यूटी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूट, ठीक है, लोकल बॉडी, कम्युनिटी एट लार्ज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, तरन की प्रोजेक्ट चर्चा में है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है,
ताकि हम जो बिडिंग का सिस्टम है उसमें स्टैंडर्ड हम तय कर सकें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के मध्य हमको फुली डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड, इक्विप और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर्विस फैसिलिटी में हम कोई भी बिडिंग करें ताकि उसके स्टैंडर्ड तय हमको देखने को मिले और उसमें कोई कमी ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई करप्शन ना हो, इस बात की चीजें हमको देखने को मिले। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, इक्विटी देखने को मिलेगी, फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस हमको देखने को मिलेगी। दूसरा, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चर्चा में है। आरबीआई ने 2 ट्रंच में इस सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया है दिसंबर में, और इसको शुरुआत में 2015 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत। इसमें जो बॉन्ड है उसको इशू आरबीआई करती है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसका फीचर ये है कि आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो बेस यूनिट है 1 यूनिट का रहता है, लेकिन आप इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2 ग्राम तक कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको 500 ग्राम तक देखने को मिलता है। डीमेट और पेपर फॉर्म में आपको इस फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। 10 ईयर 8 साल का रहता है, लेकिन 5, 6, 8 ईयर में आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। कलेक्टर के द्वारा आप इसके माध्यम से लोन ले सकते हैं, जीरो रिस्क है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सरकार ने क्यों लेके आई, क्योंकि भारतीय समाज में अधिकांश महिलाएं आभूषण प्रिय रहती हैं, गोल्ड प्रिय रहती हैं, उनको आभूषण बहुत पसंद रहते हैं, तो सरकार को गोल्ड अधिक से अधिक इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस है, पेमेंट सिस्टम है, वो हमारा डेफिसिट में चला जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक हम गोल्ड को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो आप क्या करें, हम डिजिटल फॉर्म में इसको लेके आए, या फिर हमको मतलब कि इस प्रकार की चीजों को लेके आए, बेस यूनिट में, डीमेट में भी ले सकते हैं। तो जिससे क्या हुआ, इंपोर्ट कम होगा, सरकार का जो करंट अकाउंट डिफिसिट हमको देखने को मिलता है वो भी कम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूथ को लैब चर्चा में है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यूएनडीपी इंडिया ने लॉन्च किया है यूथ को लैब। इसका उद्देश्य ये है कि जो यंग इंटरप्रेन्योर हैं उनके मध्य ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, मल्टी डायमेंशनल काम करना, मल्टी लेवल पर रिस्पॉन्स देना, ताकि उनके समझ जो भी चैलेंज आते हैं उनका हम क्या कर सकें, समाधान दे सकें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अटल इनोवेशन के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है। प्लाज्मा वाटर टेक्नोलॉजी चर्चा में है। ये क्या करते हैं, मतलब कि इस पे क्या करते हैं, कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, इसको टर्न करते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, एक्टिवेटेड वाटर प्लाज्मा। ये क्या कहता है, नेचुरल माइक्रोबिसाइड एक ग्रोथ एनहेंसर है। इसके माध्यम से हमको क्या क्या उपलब्धि हो सकती है कि नेचुरल अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा, पेस्टिसाइड को इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंट डिसीज को प्रभाव को कम कर सकते हैं, और जो कि टॉलरेंस लेवल स्टेट का हमको स्ट्रेस का देखने को मिलता है वो भी हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इस सेल के माध्यम से जो बैक्टीरिया सेल है, जो प्लाज्मा वाटर है, कोल्ड लेवल के माध्यम से इस बैक्टीरिया सेल को खत्म करने का प्रयास करेगा, तो हमारी जो फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है वो अधिक से अधिक क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो केवल इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा हमको कुछ ध्यान नहीं रखना है। दूसरा, कन्वेंशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिवेंशन इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कल्चर प्रॉपर्टी। अभी क्या हुआ, तमिलनाडु की पुलिस ने क्या किया, जो नटराज की जो आइडल थी फ्रांस में उसका ऑक्शन हो रहा था, उन्होंने रोका कि इसका ऑक्शन ना करिए, इसको हमको वापस दे दीजिए अंडर द यूनेस्को कन्वेंशन 1970 दिस कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, प्रोविट करता है, प्रिवेंट करता है कि अगर कोई कल्चरल प्रॉपर्टी की इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है, जैसे जब हम औपनिवेशिक भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से कई कल्चरल प्रॉपर्टी विदेशों में गई, आज भी यूके की में बहुत सारी चीजें रखी हैं, जैसे कोहिनूर हीरो की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे रखी हुई हैं, उसको हम वापस लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 1972 में फोर्स में आई, इसको 143 स्टेट के द्वारा रेक्टिफाई किया गया है, इंडिया भी इसमें शामिल है। कन्वेंशन स्टोलन इलीगली एक्सपोर्ट कल्चर ऑब्जेक्टिव क्या है, सप्लीमेंट करता है। ठीक है, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं 14 नवंबर 1970 को साइन हुआ, पेरिस लोकेशन फ्रांस में आया, 140 स्टेट्स हैं, अभी 143 हो गई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चुरा रहा है तो इसको हम वापस से, तो भारत की कल्चरल जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे विदेशों में है, तो उसको वापस लाने के प्रयास करने चाहिए। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने
क्या किया है, 14,268 करोड़ रुपए मॉनिटाइज नेशनल हाईवे के द्वारा लिए हैं। एसेट मॉनिटाइज स्कीम का उद्देश्य है जो भी हमारी कैपिटल है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है हम इसको प्राइवेट को दे दें, प्राइवेट संस्थान को दे दें और इसको लीज पे देंगे। उसके अधिकार तो सरकार के पास होंगे, उसको ओनरशिप तो सरकार के पास होगी, लेकिन उसके जो कि उपयोग करने के अधिकार होंगे वो प्राइवेट गवर्नमेंट के, प्राइवेट एंटिटी के पास होंगे। ठीक है, तो उससे हम क्या लेंगे, पैसा लेंगे, ताकि हमारी उस जो जमीन खाली पड़ी है जैसे रेल है, रोड है, स्टेडियम है, माइनिंग है, उनका हम पैसा उपयोग कर सकें और इस पैसा को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेके आई। इसमें 13 सेक्टर में काम किया गया। नेचुरल गैस पाइपलाइन, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, रेलवे, रोड और प्रोडक्ट पाइपलाइन, पोर्ट, स्टेडियम के माध्यम से हम क्या करेंगे, इतना इतना पैसा लेके आएंगे। ठीक है, बस इतना देखना। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने फॉर द स्टेट ऑफ इंडियन स्टोरेज के बारे में बात की है। तो हमारे लिए अनियन की जो बात है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अनियन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑनियन ग्रोथ कंट्री है और जो इंडियन जो अनियन है फेमस है किसके लिए, पुंगैसी के लिए। पुंगैसी के लिए में साफ स्मेल आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। अवेलेबल यानी कि अराउंड द हमको होल द ईयर हमको देखने को मिलती है। 3 सोइंग हमको सीजन देखने को मिलेंगे, खरीफ, लेट खरीफ और रबी है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमको रबी में देखने को मिलता है, उसके बाद लेट खरीफ में, फिर खरीफ में। रबी ऑनियन क्रीप हमको मेन स्टे देखने को मिलती है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर हमको उसकी सप्लाई देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक, उसके बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना में देखने को मिलेगी। तो 3 स्टेट आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। एक्सपोर्ट हम कहाँ करते हैं, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, नेपाल, इंडोनेशिया, पाकिस्तान भी करते थे, लेकिन पाकिस्तान हमारा ट्रेड अभी क्या है, बंद है। इसके अलावा एक ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन चर्चा में है, आपको याद होगा टॉप स्कीम सरकार ने चलाई थी कि हम क्या करेंगे, टमाटो, ऑनियन, पटाटे को माध्यम से उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे और इनकी जो कीमत है उनको स्टेबल करने का प्रयास करेंगे। ये ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ग्रीन के आधार पर इसको लाया गया। इनका एलोकेशन 500 करोड़ का किया गया। अब इसको क्या किया गया, टॉप से टोटल कर दिया गया है, मतलब कि जितनी भी प्रकार की जो फ्रूट है और वेजिटेबल है उनको सब क्या करेंगे, एक्सटेंड किया गया है। अब टमाटर, ऑनियन, पोटैटो इसमें नहीं है, अब इसमें सभी वेजिटेबल फ्रूट शामिल है। 50% सब्सिडी सरकार देगी ट्रांसपोर्टेशन में, 50% सब्सिडी स्टोर्ड इंक्लूड कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से देगी। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट वोल्ड चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वोल्ड, बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इज ड्राउट। एम है कि जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, इकोनॉमिक पोटेंशियल बेनिफिट हमको देखने को मिलेंगे अगर आप बैम्बू का कल्टीवेशन करते हैं, और इसके लिए कोई वेजिटरी प्रोविजन नहीं है। इसके हम बस इतना काम करेंगे, उसके माध्यम से जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन इंडिया ने फार्मर को सेल्फ रिलायंट करने के लिए किया है, फैसिलिटी एक्सपोर्ट को बढ़ावा करना, और 22 जो बैम्बू क्लस्टर है 9 स्टेट्स में उनको लॉन्च करना, बैम्बू स्किल को अपग्रेडेशन करना, और जीरो वेस्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान को इसके बैम्बू के माध्यम से बढ़ावा देंगे, जो आपको कई प्रोडक्ट आपको बैम्बू के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीआई टैग चर्चा में है, जैसे हमने कल पढ़ा गमोसा, उसके माध्यम से 9 अतिरिक्त जीआई टैग मिले और अब हमारे देश में जीआई टैग की संख्या 432 हो गई है। जैसे कुछ को आपको तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको जीआई टैग दिया गया। रेक्स्ट कार्पो एप्रीकोट ऑफ लद्दाख, इसको दिया गया, और अलीबाग व्हाइट ओनियन, इसको दिया गया जीआई टैग। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग आपको सबसे अधिक कर्नाटका में देखने को मिलेंगे, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। तो इसको सीक्वेंस 3 स्टेट आप याद रखिएगा, कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। जीआई टैग को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, नेचुरली हो, या फिर मैन मेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो, उनको दिया जा सकता है, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड के लिए। डिफाइनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी में उनका कोई विशेष स्थान हो तभी आपको दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस होती है, उनको एक पहचान मिलती है, उनका प्रोडक्शन अवेलेबल पढ़ने को मिलता है। इसे कल भी पढ़ा था हमने, जियोग्राफिक इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत होता है, और डब्ल्यूएचओ के ट्रिप्स का एक एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इसको
तय करते हैं। और इसको 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के बाद हमको इसको क्या करना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बायो इंसेक्टिसाइड बाय जो आईग्रीसेट है उसके माध्यम से हुआ है, डेवलप किया है 17 ईयर ओल्ड रिसर्च के माध्यम से हुआ है। और इसके माध्यम से हमने एक फ्रूट है जिसको एनोना रेक्टिकुलेट है, जैसे आप पिक्चर में देख के पा रहे हैं, इसकी लीफ से हमने इसको डेवलप किया है ताकि हमको जो क्रॉप में, जो फार्मर में पेस्टिसाइड है उसको हमको कम कम लेवल पे देखने को मिले, जैसे पोड बोरर है, ग्रीन पैचेस है और फॉल आर्मी वर्म, हमको इस फसल क्रॉप में सारी चीजें देखने को मिलेंगी डिसीज, इसको कम हम कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको अनोना रेक्टिकुलाटा को आप रामफाल भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, बायो इंसेक्टिसाइड है, जो इंसेक्ट है उसके माध्यम से दिख रही। तो ये क्या, सेमी स्मॉल डेसिडियस सेमी एवरग्रीन ट्री है, प्लांट फैमिली ऑफ एनोनासिया से हमको देखने को मिलेगा, एनोनास ग्रुप से हमको देखने को मिलेगा। कस्टर्ड, इसके जो फ्रूट रहते हैं जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। तो इनकी ज्यादा डिटेल हमको याद नहीं रखना है। दूसरी बात, आई क्राइसेट क्या है, नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान करता है, 1972 में स्टेब्लिश किया गया। फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसको कन्वेट किया जाता है। और जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इसको साइन किया गया है। ठीक है, चार्टर को साइन किया गया है। दूसरा, बराक रिवर चर्चा में है। अब बराक रिवर में क्या है, रिवर इस पे क्या है, नेशनल वाटरवे 06 को लाया गया है बदरपुर से भांगा, जो 10.5 किलोमीटर लंबा है। वर्ल्ड बैंक इसको सहायता कर रही है। बराक रिवर क्या राइज होती है मणिपुर हिल से, लखीमपुर जाती है असम, और ये सूरमा और खुशियारा रिवर में क्या हो जाती है, इसकी मतलब कि बांग्लादेश में एंटर करती है, मतलब कि डाइट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, और इसको लेटर इस रिवर को मेघना नाम से बुलाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल जो ट्रिब्यूटरी है, जिरी है, धालेश्वरी है, सिंगला है, लौंगाई है, सोनाई है और कटहल है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। बराक सब बेसिन इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा में हमको देखने को मिलेगी, और अधिकांश पार्ट हमको 49723 स्क्वायर किलोमीटर, नियरली 1.38% के आसपास हमको इंडिया में ये एरिया देखने को मिलेगा। अधिकांश आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बराक रिवर ओरिजिनेट हुई, इसके माध्यम से आपको डाइट्रीब्यूट हो जाएगी सूरमा और कुशियारा रिवर में बांग्लादेश में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेशनल वाटरवे आपको 6 देखने को अभी वर्तमान में कार्यरत है, लेकिन इससे ज्यादा 106 के आसपास है। पहला आपको हल्दिया टू इलाहाबाद देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक। दूसरा आपको ब्रह्मपुत्रा पर देखने को मिलेगा, धुबरी से सादिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक। तीसरा आपको जो वाटरवे है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, कोल्लम टू कुट्टापुरम। और जो चौथा वाटरवे है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, गोदावरी कृष्णा कैनाल के माध्यम से पांडिचेरी टू इधर काकीनाडा। और पांचवा आपको ब्रह्मानी डेल्टा कैनाल में मिलेगा। ठीक है, इधर आपको 5 बार देखने को मिलेगा, इधर आपको गोनखेली टू तलचर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और 6वां आपको बराक पे देखने को मिलेगा, लखीमपुर टू पांगा, 121 किलोमीटर है। तो अभी 10.5 किलोमीटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इनकी रिवर याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, बारामूला टू उधमपुर एक नए जो रेल प्रोजेक्ट है उसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, और इसको डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, संबा टू जम्मू कटरा उधमपुर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।